इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं भट्टी साहब, वो यक वक्त बाप बेटा दोनों दोनों सफारती सतह के ऊपर बड़े मिशन पर है। बड़े मिशन पर है। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की बात भी ठीक है और खत लिखे जाने की बात भी ठीक है। गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव एक्सपेक्ट का पॉजिटिव तरीके से तोड़ निकाला है। अवाम ने सियासी लड़ाइयों की बड़ी हैवी प्राइस पेश की है गुज़श्ता 10 सालों में। इन झगड़ों का आवाम को नुकसान होता है, बड़ों को फायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने दुनिया को और अमेरिका को दो टोक अंदाज में जवाब दे दिया दो हवालों से। किन हवालों से जवाब दिया है और उन पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ से आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को तैयारियां कर ली हैं कि हमने यौम स्याह मनाना है। उसके जवाब में उस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या तैयारी की है और उस हवाले से क्या प्लान है, कैसे सूरत हाल से निपटना है, वो हिकमत अमली आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आज बात हुई है कि बानी पीटीए के ख़त के बड़े चर्चे थे कि उन्होंने तो कोई ख़त नहीं लिखा, जेल सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का वाज़ेह बयान आया है। ख़त की असल हकीकत है क्या, और उसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी वजारत पेट्रोलियम के डिवीज़न के मातहत उसने कुछ गुल खिलाए थे। उन गुल खिलाने की कीमत जो पाकिस्तान के आम जो उनके दरामदी गैस के सार्फिन को थे उनको $27 मिलियन की शक्ल में चुकाना पड़ा थी। ये मुअम्मा अब कैसे हल हुआ है, इसकी तफसीलात भी एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हस्बे ममूल मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आज कुछ थोड़े से आप ढीले भी हैं, लगता है आज आपने काफ़ी लेगवर्क की है, भाग दौड़ की है आपने चीज़ों के हवाले से। ज़ाहिर इंफॉर्मेशन गैदर करना आसान टास्क नहीं है, आपने चीज़ों को जाना है, मिलते हैं लोगों को और चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ती हैं। आलमी फ्रंट के ऊपर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान सफारती लिहाज से बड़ा बोल्ड तरीके से आगे बढ़ रहा है। सदर मुमलिकत ने चीन का दौरा किया और उस दौरे के दौरान जो उन्होंने जिस लेवल पे चीन के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं और जो वहाँ जाकर उन्होंने बयान दिया है चीन के साथ तल्लुक़ का, चीन के साथ खड़े रहने का, आगे बढ़ने का, उसकी तफसीलात भी शेयर करें और इसके आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान को जो मुतहर्रिक किस्म की डिप्लोमेसी थी उसकी अशद ज़रूरत थी, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो इमेज किसी वजह से यानी इंसानी हकूक़ के हवाले से या कुछ जो हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके हवाले से बहुत ख़राब होती चली जा रही थी। तो उसको मिटिगेट करने के लिए जो सफारती जो महाज पे जो समझ लें कि एक एग्रेशन अपनाया गया है और वो जो एग्रेशन है वो उसका जो काम जो सौंपा गया है वो सदर आसफ जरदारी को सौंपा गया है और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सौंपा गया है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं भट्टी साहब, वो यक वक्त बाप बेटा दोनों सफारती सतह के ऊपर बड़े मिशन पर है और वो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान के बारे में जो मिसकंसेप्शंस बनते चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, उनको वो अनडू करने के लिए ये उनका एक प्रेसिडेंट जरदारी का चीन में जो दौरा हो रहा है वो है और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ट्रंप का जो प्रेयर ब्रेकफास्ट है वो उसको अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे भी वो टावरिंग फिगर से मिलेंगे और जो मिसकंसेप्शंस हैं वो उस पर बात होगी। तालिबान के ज़्यादा जो मिसचीवियस हरकत हैं वहाँ उनके हवाले से भी बातचीत होगी कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बनते चले जा रहे हैं और ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है सोहेल भट्टी साहब, उनको भी जो है ना बड़ा परेशानी से देख रहे हैं कि ये तालिबान है ये हमारे लिए दोबारा थ्रेट ना हो, थ्रेटन का यानी कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। थ्रेटन तो हैं जहाँ वहाँ $1 बिलियन का असला आप छोड़ के गए हैं और असले के ऊपर वो काबिज होकर बैठे हैं, वही उस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। उस हवाले से ना ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होने जा रही है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है शायद इस हवाले से एक पेज पे आ जाए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा CPEC जो प्रोजेक्ट 2 था वो इग्नाइट नहीं हो पा रहा था, उसमें तेज़ी नहीं आ रही थी। तो
और सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। तो मैं ये जो दावत मिली है आसिफ जरदारी को, ये प्रेसिडेंट शी की तरफ से मिली थी और वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वो बड़ी जो ना हौसला अफजा हैं। उसमें ये आ रही है पॉजिटिव वाइब कि पहले तो सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पे, आपको पता है इंटेलिजेंट आदमी है वो, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे हमसाए हैं, आपके साथ हमारा बॉर्डर जो है ना वो मिलता है, तो हम कभी भी ये फोड़ ही नहीं कर सकते कि जो हमसाया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड हो और उसके बारे में हमारी कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, ना आपके ज़हन में आना चाहिए ना हमारे ज़हन में आना चाहिए। हिमालय के पहाड़ों से बुलंद है और समुंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने जाके वहाँ पे अपने जो फुटप्रिंट्स हैं ना अपनी बातों के वहाँ पे छोड़ने शुरू कर दिए हैं और मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और फिर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक एंगेज किया है वहाँ की जो लीडरशिप है। फिर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इकनॉमिक फ्रंट पे बड़ी उनसे एंगेजमेंट्स की हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो विज़िट है बड़ा रिज़ल्ट ओरिएंटेड विज़िट होगा। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जब वापस आएंगे तो चीन काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुका होगा सिक्योरिटी के हवाले से, और सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लान कार्व आउट किया जा रहा है वो दोनों ममालिक के जो है ना इत्तेफाक से वो आगे बढ़ रहा है। जाहिर है अब उन्होंने जो ग्वादर है उसको ऑपरेशनल बनाना है, अब यही आ गया वहाँ पे। इस वक्त जो है एयरपोर्ट बन चुका है, फंक्शनल हो चुका है, अब हम ग्वादर को फंक्शन करना है। तो ग्वादर को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा ये जो विजिट है ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो मुझे लगता है कि इसका फॉलोअप भी होगा बाद में, बिल्कुल ठीक, छोटे लेवल पे। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुके होंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और इसके अंदर मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि गवादर समेत सिपेक के जो असल जो महवर और मरकज़ था वो ट्रेड थी, बिल्कुल, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं हो सकी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अमेरिकन का इन्फ्लुएंस भी था, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ भी थी, और फिर गुज़श्ता दौर हुकूमत में हमारे यहाँ भी जो आए थे बड़े बड़े शाहकार वज़रा, उन्होंने इसकी डिटेल्स को एक्सपोज किया और मामला स्लो हो गया। गवादर भी उसी वक्त फुल पेस पे जाएगा जब ये ट्रेड की एक्टिविटीज़ बढ़े। और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब को ये भी क्रेडिट जाता है, अगरचे कि सीपैक की जो नकाब कुशाई थी वो नून लीग के दौरे हुकूमत में हुई, नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हुई, लेकिन जो स्पेड वर्क था उन्होंने किया, स्पेड वर्क, और जो इसको असल कंसीव करके एक लेके आए गए, टेबल पे लेके आए थे, उसका क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। हम इस चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। ऐसे ही होता है, एक मतलब मुल्क के लिए आप काम करते हैं ना, एक ने आइडिया को फ्लोट करवाया, कंसीव किया, टेबल पे लाया, दूसरे ने आके एग्जीक्यूट किया, तो एक कौम के लिए तो सबको मिलकर कोशिश करनी थी, दो के बहुत खुश आइंदे। तो ये तो था माजरा। ये तो खास सब थोड़े से अगले, फिर हम आपको अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, मुझे पता चला है कि तमीर और तरक्की के हवाले से कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप अटेंड करके आए हैं जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो PTI है वो भी 8 फरवरी को यौम सियाह मनाना चाह रही है पूरे मुल्क में। तो उसकी क्या वजूहात हैं, और वो जो कहते हैं कि इमरान साहब ने ख़त लिखा है, उसमें इमरान साहब ने जो ख़त लिखा है मुझे वैसे समझ नहीं आई थी कि सब जो है ना जी लकीर के फ़कीर हैं। हमारे जो मीडिया वाले भी हैं जी ख़त लिखा, जबकि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि कोई ख़त नहीं मिला। तो बंदा पूछे कि एक बंदा जेल के अंदर है, एक कमरे में बंद है, ये बड़ा अहम सवाल है, बंद है, उसने खत कैसे लिख दिया? बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये प्रोपेगेंडा था। तो ये जरा तीनों जो मैंने एस्पेक्ट्स आपसे बयान किए, तीनों सवाल जो हैं इनका प्लीज मुझे जवाब दें। मैं देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपके आखिरी सवाल का और सेकंड लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, चूँकि हर बंदे की नज़र इसी के ऊपर है, क्या वाकई इमरान खान ने खत लिखा या नहीं लिखा आर्मी चीफ को। चूँकि PTI के अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके कारकुन हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनके लिए भी ये ना शॉकिंग न्यूज़ है कि खान जिसको मानता नहीं था उसको खत लिख दिए। खत लिखने का मकसद है कि उसकी अथॉरिटी को आप मान रहे हैं, खत लिखने का मकसद है कि आप उससे मदद मांग रहे हैं, खत लिखने का मकसद है कि आप उसके साथ अपना एक कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर वो आपकी किसी बात पर अमल कर ले। वो कहते हैं कि 1 इंच हो गया भाईजान, ये होया कि नहीं होया, सबके ज़हन में सवाल है। फिर आज अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने भी, वो कहते हैं जल्दी पे तेल डाल दिया। अच्छा, उसने कहा जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ से कोई खत लिखे और यहाँ से खत जा रहा हो और वो जाके GHQ लैंड कर रहे हो और हम यहाँ को रेडियो बनाने में बैठे हुए हैं। यहाँ से कोई चीज़ ऐसी नहीं निकल जा सकती। सर्विलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे। और उनकी बात भी ठीक है। अगर उनकी बात ठीक है कि खत यहाँ से नहीं गया और उसने नहीं लिखा,
और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि खत लिखा भी गया है, तब दोनों में से कोई एक बात तो ठीक है, एक गलत है। अब ये दोनों बातें ठीक है। अच्छा साहब इंटरेस्टिंग क्या है, अच्छा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की बात भी ठीक है और खत लिखे जाने की बात भी ठीक है। वो कैसे? तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अडयाला जेल से खत नहीं लिखा गया, वहां से कोई हार्ड कॉपी पे ऊपर लिख के, जिस तरह पुराने तरीकेकार होते थे। अब वो मोहब्बत के खतूत के तरीकेकार भी बदल गए, बिल्कुल, और जंगों के और नफरतों के खतूत भी लिखने के तरीकेकार ने बदल गए। वहाँ से बहुत सख्त पहरा होता है, वहाँ से नहीं निकला। आपको याद है कि बानी पीटीआई ने एक इंटरनेशनल मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल भी उनका छपा थे, बिल्कुल छपा था, वो भी उन्होंने नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है, होता क्या है, उसी पैटर्न पे इस दफ़ा भी वारदात डली है। मुख्तलिफ शख्सियात जाती हैं, जो हेयरिंग के मौके पर उनकी मीटिंग्स होती हैं, कुछ शेड्यूल्ड दिनों को भी मुलाकातें होती हैं। तो उन्होंने ये आइडिया दिया, उसके ऊपर तैयारी हुई। पीटीआई के अंदर कुछ लोग बैठे हुए बड़े, उनके थिंक टैंक, उनके स्टालवार्ड, उन्होंने चीज़ ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट होने के बाद वो चीज़ फिर दो लोगों ने जाके जब अगली दफ़ा गए, उन्होंने बताया कि ये सैलेंट फीचर्स हैं। उन सैलेंट फीचर्स को खान साहब को ऑन बोर्ड किया गया, उन्होंने गो हेड दिया, उसके अंदर उनका माइंड अप्लाई किया उन्होंने कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, उसके पैटर्न पे लिखने के बाद फिर उनको बताया गया, फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अब आप जाके बता सकते हैं कि मैंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ख़त लिख दिए है और ये मेरे उनसे मुतालबात है, इन चीज़ों पे मैंने तशवीश का इजहार किए, इन मामलात को बेहतर करें, मुझे यहाँ पे उनका रोल अपना प्ले करें। अब उनकी डायरेक्शन के ऊपर लिखा किसी और ने और चिट्ठी अरसाल किसी और ने की। अच्छा, और उसके अंदर वो इस सारे मामले के अंदर रोल प्ले करने वो हजरात मौजूद हैं जो बैकडोर मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, ठीक है, तो लिहाजा दोनों की बात ठीक है। अब जो तीसरी बात थी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये खबर आई ज़राए के हवाले से कि हमें ख़त मसूल नहीं हुआ। ख़त किसको मसूल नहीं हुआ? आर्मी चीफ को मसूल नहीं हुआ। अब आर्मी चीफ ने जहाँ पे जो हालात हैं, जो वाक़यात मामलात हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ तक उनको प्रेजेंट करने के लिए मसरूफ तरीन शख्सियत है और उसको जवाब वो नहीं देना चाहते। वो कहते हैं सियासतदानों से बात करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये उनका प्रिंसिपल स्टैंड है। एग्जैक्टली। लेकिन ये खत लिखा गया, ये लोगों को ज़हनशीन कर लेने की जरूरत है। ये मामला तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि अडयाला सूबे जेट के स्टेटमेंट भी ठीक है और पीटीआई के फैसल चौधरी साहब। लेकिन भट्टी साहब, दो तरह के खत होते हैं जी। एक खत होता है जो कि बड़ा सीक्रेटिव होता है, उसको लेटर कहते हैं ना, इसको एनवेलप में बंद करके तो भेजते हैं जी, किसी को पता भी नहीं चलता तो भेज देते हैं, वो होता है सीक्रेटिव खत कि जी मैंने डाल दिया। दूसरा खत होता है पब्लिक लेटर होता है कि यानी कि जिसमें आप डिमांड्स कर रहे हैं, इस किस्म का लेटर है कि आप मीडिया को भी बता रहे हैं कि लेटर लिखा है। जी बिल्कुल, और जिनको लिखा है वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जो नेचर बताई जा रही है वो तो यही नेचर है कि इन खतूत पर अपनी खत लिखा है। अच्छा, लेकिन जिस दिन खत की कॉपी सामने आई ना खालिद साहब, हमने भी फिर खोज लगाने की कोशिश की कि यार दसो तो सही खत है कि ये तो आप हमें बता रहे हैं, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। जब खत के आप मंदरजात पढ़ते हैं, फिर उनका जब आप पोस्टमार्टम करते हैं या एनालिसिस, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है कि किस सोच से कोई बात कंसीव की गई है, किस इम्पैक्ट के साथ लिखी गई है, और उसके अंदर एक दो और बातें भी होंगी। अगर जब ये खत मंजर-ए-आम पर ऊपर आया तो उसके अंदर और ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपके लिए और मेरे लिए बड़ी सरप्राइज होंगी। और सबसे बढ़कर जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, आंखें बंद करके जो चाहने वाले हैं, दिमाग और दिल को भी बंद, बिल्कुल वो एक कहते हैं ना कि एक डार्क उसमें जाके एंगल से चीज़ों को सोचते और देखते हैं, उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा जिस दिन ये खत सामने आ गया। चूँकि इसके अंदर अभी और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मंजर-ए-आम पर नहीं आई, वो और खत की कॉपी आने के बाद जब आप पढ़ेंगे चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो फिर बड़ी उसके अंदर कहानी होगी। तो लिहाजा खत वाली अटेम्प्ट हुई है, ये तो हमने तय कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये मामला था। और दूसरा उसके साथ इसी खत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पीटीआई इस वक्त बड़ी अग्रेसिव है। मुज़ाकरात का सिलसिला बंद हो चुका है फ्रंट एंड से, बैक डोर टक टुक हल्की फुल्की दस्ता कुंडियाँ खड़क रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत परेशान है, चूँकि पीटीआई ने 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा बड़े पैमाने पर और बाकी जगहों के ऊपर ज़रा टफ टाइम देने की तैयारी की हुई कि हमने ब्लैक डे मनाना है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ब्लैक डे की बड़ी सिंबॉलिक कहना भी एक बड़ी इम्प्लीकेशंस होती है कि 8 फरवरी 2024 को ना जनाब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, कानून कवानीन आइन की धज्जियाँ बिखारी गई। दूसरी पार्टी कहती है 2017 जीते यही हुआ ऐसी ना, 18 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ ना, जब आर्टिस्ट फिर वो भी बनाए। तो ये एक बड़ी डिबेट है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव एक्सपेक्ट का पॉजिटिव तरीके से तोड़ निकाला है। अच्छा। अभी मैं आ रहा हूँ, आज गया था, आज मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ पे उन्होंने बड़ी शानदार तकरीब का इनेकाद किया। मुख्तलिफ सर्कल से लोग आए हुए थे, कारोबारी सर्कल से भी जो टॉप टैक्स पेयर हैं, और मुख्तलिफ वज़ीर ख़जाना भी, एहसन इकबाल साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक तकरीब हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यौम तमीर व तरक्की,
अच्छा, ये उन्होंने मनाया है। वो 8 फरवरी को मनाएंगे या भी मना रहे हैं? वो उन्होंने आज अनाउंस किया है और 8 फरवरी को से वो इसका आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए वही समझते हैं कि 1 साल पूरा हो रहा है ना जी। जी जी जी। और कुछ वहाँ पे देखें ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब तक पहुंचे हुए हैं। महंगाई की जिस शेप में भी कहें, जिस पेस से जा रही थी उस पेस में कम हुई है। बिल्कुल सही, ठीक है। वो 48% का एक नेट उन्होंने वहाँ पे प्रिंटेड वो लगाया हुआ था, क्लेम किया हुआ था। उसके बाद मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स जो शोबे हैं अभी चैलेंजेस के भी शिकार हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी एक्टिविटी क्रिएट होना शुरू हुई है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। और मुख्तलिफ पंजाब के अंदर और मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अच्छे अवाम दोस्त मनसूबे भी आ रहे हैं। सही। तो वो ये समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट रिकॉर्ड लेवल पे नीचे आया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने आज एक कौम को बड़ी उम्मीद दी है कि 8 फरवरी 2025 से हमने नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। जो पीछे एक तबाहली का सफ़र था उसको हमने रोक लिया और आगे तरक्की का सफ़र शुरू कर रहे हैं। उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, कहीं तेज़ आएगी, कहीं दरमियान में रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन बेहतरी का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। बहरहाल ये सियासत एक तरफ, मैं इसको कंक्लूड ये करूँगा, वो किसकी गवर्नमेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर से हट के। अवाम ने सियासी लड़ाइयों की बड़ी प्राइस पेश की है गुज़श्ता 10 सालों में। इन झगड़ों का आवाम को नुकसान होता है, बड़ों को फायदा होता है, वो इसकी बेनिफिशियरी होते हैं। जो आज जेल में है ना, कल वो 11 गुना के साथ आके वापस को 4 या 5 साल बाद रिटर्न मिलता है, लेकिन अवाम को रिटर्न नहीं मिलता। झगड़े कम होने चाहिए और हकीकी मानों में तमीर और तरक्की का ये चैप्टर आगे बढ़ना चाहिए। और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का सफर जो है ना, जो शुरू होने वाला है 8 फरवरी को, वो जारी सारी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, मेरा तो इसी के ऊपर इत्तफाक है और आपकी भी ये ओपिनियन। तो मैं आगे जरा बढ़ता हूँ। अब वो कहते हैं कि तवानाई सेक्टर की एक जो आप एक मारते ना थोड़ा जरा जगाने, तवानाई सेक्टर के अंदर लोग जो वारदातें डालते ना, तो उनकी एक वारदात आपसे जानेंगे। PLL के अंदर एक खौफनाक वारदात डाली गई थी जिसके नतीजे में कुछ एक्शन हुए और पेट्रोलियम डिवीजन के उस वक्त के एक शानदार ब्यूरोक्रेट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये ज़रा कहानी भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें और वो जो ब्यूरोक्रेट था जिसने बड़ा इंप्रेसिव रोल प्ले किया था उसका नाम भी हमें बताएं। अब बड़ी साहब, मैंने स्टोरी दी कि PLL की जो इंतजाम PLTL हुआ करता था उस वक्त, पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड, तो उसके जो CFO थे नदीम नज़ीर साहब, उन्होंने पोर्ट चार्जेस की मद में बहुत सारे पैसे जो थे ना LNG सप्लायर्स को देने शुरू कर दिए। उसका नाम था गनवर, जो कि नाजायज़ थे। हमारी जो है ना टैक्स पेयर बनी है, ये 100% जो है ये स्टेट ओन्ड एंटिटी थी। PLTPL और PLL, ऐसे ही दूसरी भी कंपनी से, इंटरस्टेट गैस सिस्टम और GSPL वगैरह, ये 100% जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ओन्ड जब कंपनीज होती हैं तो उसका जो उसके फ़ायदे की बात होती है या नुकसान की बात होती है, तो फ़ायदा भी गवर्नमेंट को होता है और नुकसान भी गवर्नमेंट को होता है। जब कोई बंदा नुकसान कर रहा हो तो उस बंदे ने $27.5 मिलियन एक्सेस अमाउंट जो थी ना वो दे दी हमारे ख़जाने से निकाल के। अच्छा, $27 मिलियन, $27.5 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं $28 मिलियन। $28 मिलियन जो थे उसने गनवर को ज़्यादा दे दिए। किस और ट्रांसफर हो गए? हाँ, उनके अकाउंट में चले गए। नहीं, जो उन्होंने देने थे ना पोर्ट चार्जेस के तौर पे, ये साहब देते रहे। अच्छा, हमारी तरफ से। ठीक है ना, तो यानी कि उनके बिहाफ पे हम देते रहे। ठीक है ना। तो वो जब पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो बोर्ड को 2020 तक नहीं पता था। ये जनाब बिल्कुल उनको डार्कनेस में रख के ना ये बंदा पेमेंट्स किए जा रहा था। तो जब ये बोर्ड में बात आई तो बोर्ड ने नोटिस ले लिया कि यार ये क्या हो रहा है, ये अभी हमें बता रहा है, तो इसलिए तो पेमेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेमेंट्स की हैं। फिर सर एग्रीमेंट पढ़ा गया, फिर इंग्लिश जो लॉ फर्म थी उसको हायर किया गया। उन्होंने भी कहा कि जी हाँ, एक्सेसिव पेमेंट्स दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, फिर उसके बाद नदीम नज़ीर साहब फिर भी देते रहे ENI को और गनवर को, ये कह के कि हमारे इनके साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। ठीक है ना जी। फिर ये बात जब आई मंजर यहाँ पे, मैंने स्टोरी दी, बात जो है ना थोड़ी सी हाईलाइट हुई, तो फिर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम डिवीजन में एक कमेटी बनाई गई जिसने हाई पावर कमेटी, हाँ जी, इसकी इंक्वायरी करें। इसको हेड किसने किया जी? तो उस वक्त जो थे ना साजिद महमूद काजी साहब, जो आजकल FBR में हैं, वो बड़े अच्छे इंटेग्रिटी वाले ब्यूरोक्रेट हैं। बड़ा नाम है एनर्जी सेक्टर में, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारी गैस कंपनीज के अंदर भी बहुत सी खराबी उन्होंने रोकी, बड़ी वारदातें रोकी उन्होंने बहुत ज़्यादा। और अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड में। अभी आज ही हुआ है। तो को करते वहाँ पे जाके इंप्रेसिव रोल प्ले करेंगे, वहाँ पे बड़े काम करने। नहीं, वो बड़े एग्रेसिव और बड़े ये ना बिल्कुल एज पर द लॉ वो डिसीजन मेकिंग करते हैं।
तो उन्होंने भट्टी साहब इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी में उमर सईद साहब थे, एक हसन भट्टी साहब, ये भी सेक्शन अफसर थे 2। तो इन तीनों मेंबर्स ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसमें उसको गिल्टी करार दिया। वो उस बंदे ने ना, नदीम नज़ीर ने कहा कि ये तो मैं नहीं मानता, तो फिर बोर्ड ने कहा हम भी इंक्वायरी कर लेते हैं अगर तुम नहीं मानते। तो बोर्ड ने भी इंक्वायरी की, तो वो सेम रिजल्ट्स आए उसके कि ये उसको गिल्टी करार दिया कि इसने ओवर। फिर उसने कहा जी कि एक और आप बाहर से भी करवाएं, तो बाहर से इन्होंने फिर बोर्ड ने एक हायर कंपनी की, उसका नाम था ग्रांट्स थॉर्टन्स। अच्छा, ठीक है ना। तो उसने भी यही नतीजा निकाल के दिया कि ये बंदा जो है ना, ये गिल्टी करार उसने दिया कि ये नहीं कर सकता था और ये बिल्कुल इसे ज़्यादा पेमेंट्स की हैं। फिर क्या एक्शन हुआ इसके खिलाफ? फिर इसको टर्मिनेट कर दिया गया, बोर्ड ने टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, तो वो ये नहीं कि मैंने कहने का मतलब है कि वो फिर हमारी जो नई मैनेजमेंट थी PLL की, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ फर्म हायर की, वो फिर लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए, गन वर्क के वो पैसे फिर उन्होंने वहाँ से हासिल कर लिए, रिट्रीव कर लिया। अब केस बात जीता, वहाँ से इसका मतलब है कि नदीम नज़ीर ने एक्सेसिव पेमेंट्स की थी, तो ये बात स्टैब्लिश हो गई जी। तो हमारी स्टोरी भी ठीक हो गई। और साजिद महमूद काजी साहब, उनकी इंक्वायरी जो थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मतलब साजिद महमूद काजी की इंक्वायरी रिपोर्ट, जिनकी फाइंडिंग्स के ऊपर लंदन की इंटरनेशनल कोर्ट ने भी स्टैंप लगाई कि आपका जो आपकी फाइंडिंग्स है दुरुस्त है। तो फिर हुआ क्या सर कि गनवर से हमने पैसे लिए। वेरी गुड, ठीक है ना। गनवर से हमने 27.5 मिलियन डॉलर्स भी लिए। इसके अलावा गनवर ने कुछ डिफॉल्ट्स किए थे कार्गोस के, वो भी लिए। उस ज़माने में 2022 का ज़माना आप जेहन में रखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस में LNG की प्राइसेस जो थी ना, तकरीबन $56 पर MMBTU चली गई थी। तो इनके साथ तो हमारा एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, इन्होंने मार्केट में बेच दिए थे, मार्केट में बेचते थे, उधर से उनको ज्यादा डिफॉल्ट करते थे। तो वो इसी बात पे भी राजी हो जाते थे कि जो आपने पेनल्टी लगानी है ना 30% वो भी लगा लें। तो ये भी कोर्ट में भी गए, तो उस हवाले से भी इनको पैसे मिले हैं। तो ये तकरीबन जो है ना 55 मिलियन से 60 मिलियन जो है डॉलर्स इन्हें पैसे मिले हैं। तो ये यहाँ पे जो यहाँ का जो नया CFO था, उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना इसको अपनी कंपनी में आमदनी में डाल लेते हैं। तो बाद में फिर ओगरा ने जैसे आपने स्टोरी ब्रेक की थी, बिल्कुल ऐसे फिर ठीक है ना। लेकिन बहरहाल मैंने उनसे मसूद नबी साहब से मैंने पूछा कि ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा एक्चुअली हमारे ऑडिटर ने ये कहा था कि आप इसको पहले अपनी जो है ऐड करें एज ए आमदनी, तो उसमें से फिर टैक्स कटेगा, टैक्स काट के तो फिर जो है ना ओगरा के हवाले करें, तो ताकि फिर लोगों को अभी प्रोसेस सारा मुकम्मल हो गया। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। और क्रक्स ये है, जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, साजिद महमूद काजी और दीगर लोग जिन्होंने इसके अंदर अपना रोल प्ले किया। लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि जिसको टर्मिनेट किया गया उसको तनख्वाहें भी दी गई, पैसे भी दिए गए, हालांकि उसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए था, उसको का केस FIA को देना चाहिए था। तो यहाँ तक यानी पूरा इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ टर्मिनेट कर दिया। ये बड़ा अलमी है। लेकिन इसके अंदर दूसरा पहलू है, आज तक मुख्तलिफ जो हमने केसेस रिपोर्ट किए, रेकोडिक का केस था, कार के रेंटल का केस था, जो कि पाकिस्तान जब आलमी अदालत में को लेके गए, जी बिल्कुल ऐसे नॉर्मली हमें जुर्माने पड़ते हैं और ब्यूरोक्रेट भी बड़ी वारदातें डालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, साजिद काजी साहब जैसे, जिन्होंने पूरी प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ अपना प्रूव किया कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं। और अल्टीमेटली हमें पैसे देना पड़ते हैं जुर्माने की शक्ल में, चलें इस केस के अंदर हमने रिकवर ज़रूर कर लिए, तो ये अच्छी बात ज़रूर है। तो नाज़रीन, आज का आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद हुआ होगा। और पाकिस्तान ने, आखिरी एक पॉइंट कंक्लूड करना चाहूँगा, पाकिस्तान ने चीन के साथ जैसे आगे बढ़ा वैसे अमेरिका को भी गज़ा के मामले के ऊपर 2 टोक जवाब दिए कि 2 रियासती हल जो होगा, जो जिस तरह सऊदी अरब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, और गज़ा पर कब्ज़े की पाकिस्तान ने मुखालफत की है। और बड़े 2 टोक अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया गया कि इस सलूशन को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ही पेज पे आ गए, तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये भी नाज़रीन अपडेट करते चले। आज काफ़ी वक्त हो गया, आई होप कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आज का शो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।